हेलो दोस्तों, आप सभी का वेक्टर क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अपन जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, उसके आंकिक क्वेश्चन कर रहे थे। इन्हीं आंकिक क्वेश्चनों की सीरीज में आगे क्वेश्चन करते हैं कुछ। ये लास्ट सीरीज है आंकिक क्वेश्चन का, 4th पार्ट। 3 पार्ट तक अपलोड हो चुके हैं। इसके बाद में अपन गाउस लॉ के बारे में पढ़ेंगे, गाउस लॉ की एप्लीकेशन क्या है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज अपन कुछ और क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन है कि रेशियो ऑफ एक्सीलरेशन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अल्फा पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और कितना चार्ज इसमें होता है प्रोटॉन में, ये नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के त्वरण का अनुपात क्या होगा, एक्सीलरेशन का क्या अनुपात होगा, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपने को पता है एक्सीलरेशन क्या होता है। एक्सीलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, बल बटा द्रव्यमान। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज रखते हैं अपन, चार्ज पार्टिकल आवेशित कण को रखते हैं, तो उस आवेशित कण पर लगने वाला बल Q इंटू E होता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन को रखा गया है और उनके त्वरणों का अनुपात अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन पे लगने वाला फोर्स F वो होगा QE। तो अपने को एक्सीलरेशन निकालना है, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, देखो फोर्स होता है ma इक्वल टू Q इंटू E। तो एक्सीलरेशन A इक्वल टू QE अपॉन M। ये एक्सीलरेशन का फॉर्मूला आ गया कि कोई भी चार्ज पार्टिकल आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र के अंदर रखते हैं तो उस पर लगने वाला त्वरण QE अपॉन M होता है। तो सबसे पहले अपने को निकालना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। तो एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन रेशियो एक्सीलरेशन ऑफ न्यूट्रॉन रेशियो एक्सीलरेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो तीनों का अलग अलग फॉर्मूले लगा देते हैं। QE अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ Q आएगा, वहां पे क्या आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन लिख दिया। इसका चार्ज Q प्रोटॉन के लिए E के बराबर होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्टिकल, तो इसका जो चार्ज था E। इसके बाद में न्यूट्रॉन के लिए जो चार्ज पार्टिकल आएगा न्यूट्रॉन, उसकी वैल्यू रखेंगे और मास ऑफ न्यूट्रॉन रखेंगे। तो न्यूट्रॉन का भी चार्ज पार्टिकल E के बराबर होगा और मास इसका होगा 2 मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मास ऑफ प्रोटॉन के 2 टाइम्स होता है। उसके बाद में अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का नाभिक 2He4। इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज पार्टिकल होता है। तो 2E अपॉन इसका मास कितना होगा, 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये अपन ने तीनों के एक्सीलरेशन का सूत्र फॉर्मूले लिख दिए। तो E अपन ने सभी के लिए सेम रखा है। ये क्यों रखा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला अपने क्वेश्चन करता है कि तीनों पार्टिकल से इनको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान विद्युत क्षेत्र के अंदर रखा गया है। इनका रेशियो क्या आ जाएगा, तो E ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/2, और ये रेशियो आ जाएगा 2 रेशियो 1 रेशियो 1। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल के एक्सीलरेशन त्वरण का रेशियो आएगा 2:1:1। इसके साथ अगला क्वेश्चन कि 2 आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखा गया है। जब एक अन्य चार्ज को कहीं बीच में रखते हैं तो पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो उस जो अपन ने नया चार्ज पार्टिकल रखा था उसका क्या नेचर है, उस पर क्या आवेश है, ये अपने को फाइंड आउट करना है।
सेकंड क्वेश्चन अपन सोल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पॉइंट ए और पॉइंट बी पे दो आइडेंटिकल चार्ज रखे हुए कैपिटल क्यू। माना दोनों के बीच की डिस्टेंस को 2x ले लेते हैं। ए में बीच बिंदु के बीच की डिस्टेंस 2x, एक अन्य पार्टिकल स्मॉल क्यू जिसको इन दोनों चार्ज के रखने वाला लाइन को ज्वाइनिंग करने वाला लाइन पे बीच में रखा गया है, कहीं पे भी अपन मिड में ले लेते हैं q, यानी ये डिस्टेंस x हो गई और ये भी x डिस्टेंस, यानी बीच के अंदर एक स्मॉल q चार्ज रखा गया है जिससे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, साम्य अवस्था में हो, तो q की क्या वैल्यू होगी और इसका क्या नेचर होगा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि किसी भी एक बिंदु पर जो चार्ज रखा हुआ, जैसे ए बिंदु पर पॉइंट ए पर जो कैपिटल क्यू चार्ज रखा हुआ है, इस पर लगने वाले सभी फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये पूरा सिस्टम क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा, साम्य अवस्था में होगा। ये हम बी पे निकालो, किसी भी एक चार्ज किसी भी एक पॉइंट पे लगने वाले सभी बलों का योग, लगने वाले और फोर्सेस का सम क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो अपन ए पे ले लेते हैं, तो F इक्वल टू ए पे जो कैपिटल क्यू चार्ज है इस पे लगने वाला फोर्स FAC और FAB, FAC प्लस FAB, इन सब का सम क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। कि FA पे लगने वाला C के कारण से लगने वाला और B के चार्ज से लगने वाला जो बल है वो 0 आना चाहिए। तो FAC की वैल्यू क्या आएगी, FAC के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन x स्क्वायर। FAB क्या आएगा, के कैपिटल क्यू अपॉन 2x का होल स्क्वायर। ये क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4x स्क्वायर। कैपिटल क्यू से एक कैपिटल क्यू कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अपने पास आएगा स्मॉल क्यू की वैल्यू आएगी कैपिटल क्यू अपॉन 4 माइनस के साथ। स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, माइनस क्यू बाई 4, माइनस कैपिटल क्यू बाई 4 स्मॉल क्यू की वैल्यू होनी चाहिए, जिससे ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहेगा, साम्य अवस्था में रहेगा। इसी प्रकार जैसे अपन ए पे निकाला वैसे बी पे निकाल, बी के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, सी पॉइंट के अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, सभी से सेम वैल्यू आएगी। इसके साथ अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि दो आइडेंटिकल स्फीयर एक सेम मटेरियल के बने हुए हैं, उस मटेरियल की डेंसिटी है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उनको दोनों को 30 डिग्री एंगल पे लटका रखा है, हैंग किया हुआ है। ये स्फीयर, इस स्फीयर का मास m था, तो नीचे की ओर क्या लगेगा, mg। इधर वाला स्फीयर होगा, इन दोनों स्फीयर सेम मेटल के बने, सेम चार्ज है, तो दोनों स्फीयर के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और यहाँ पे ये T है, ये भी थीटा हो जाएगा, ये थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकल ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, और ये थीटा होगा, ये टेंशन T जिस रस्सी से जिस वायर से इनको लटका रखा है, ये एकांतर कोण हो गया थीटा और थीटा। इसका इधर वाला कंपोनेंट होगा T cos थीटा और इधर वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, T sin थीटा। और इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होगा, क्योंकि दोनों में सेम चार्ज है, सेम मेटल के बने हैं और सेम चार्ज आइडेंटिकल, तो दोनों का अंदर लगने वाला रिपल्सन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स F वो बाहर की साइड होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो इनके वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल कर देंगे। तो T cos थीटा और T sin थीटा, तो T sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, T sin थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आ जाएगा F के इक्वल, और T cos थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, mg के बराबर।
ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों को डिवाइड कर देते हैं फर्स्ट अपॉन सेकंड। तो t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इक्वल टू f e अपॉन mg। t से t कैंसिल, tan थीटा इक्वल टू f e अपॉन mg। ये रिलेशन आ गया। अब इस पूरे सिस्टम को, ये पहले एयर के अंदर था, ये पूरा सिस्टम पहले एयर स्पेस के अंदर था। अब इस सिस्टम को अपन किसी एक लिक्विड के अंदर डुबो देते हैं। उस लिक्विड की डेंसिटी है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उस डेंसिटी के अंदर इसको डुबो देते हैं तो इस पे लगने वाला जो फोर्स होगा स्फीयर के अंदर, दोनों स्फीयर थे 30 डिग्री एंगल पर लटका रखे थे, उस स्फीयर पर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, कुछ कम हो जाएगा कि उस लिक्विड की कुछ ना कुछ प्रवृत्ता होगा उसका। तो उसके लिए फोर्स क्या आ जाएगा, एफ ई इक्वल टू, जैसे इसमें अपन ने प्रोसीजर किया वैसे ही एफ ई इक्वल टू एफ ई अपॉन एम जी डैश टेन थीटा। क्योंकि देखो आगे लिखा हुआ भी है क्वेश्चन के अंदर कि एंगल रिमेन सेम, एंगल को अपन सेम रखना है और उसको इस लिक्विड के अंदर 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब जो डेंसिटी का लिक्विड था उस डेंसिटी के अंदर अपन उसको डुबो देना है। तो ये जो फोर्स लगेगा उस पे वो आ जाएगा एफ ई मीडियम के अंदर ये वाला। इन दोनों का अपन रेशियो लेते हैं या इक्वल करते हैं। ये भी tan थीटा एफ ई अपॉन एम जी है, वो tan थीटा एफ ई एम अपॉन एम जी है। तो एफ अपॉन एम जी इक्वल टू एम जी डैश। ये तो एयर के अंदर फोर्स था उससे निकाला था और ये लिक्विड के अंदर फोर्स लिक्विड के अंदर निकाला था। इन लिक्विड, जब लिक्विड के अंदर अपन डुबोया था तो tan थीटा में ये रिलेशन आया था। अपने को पता है प्रावैद्युतांक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स इन स्पेस एंड फोर्स इन मीडियम। तो इस मीडियम वाले फोर्स को लेके आऊं इधर, तो लिक्विड एक मीडियम था, फोर्स इन स्पेस और फोर्स इन मीडियम, ये रेशियो आ गया इसका और एम जी चला जाएगा उधर। तो एम जी अपॉन एम जी डैश, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो फोर्स इन स्पेस, फोर्स इन मीडियम, ये है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट प्रावैद्युतांक के इक्वल टू आएगा जी अपॉन जी डैश। और जी डैश की वैल्यू क्या होती है, अपन एक गुरुत्वाकर्षण जो चैप्टर था 11th का उसके अंदर पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के अंदर आर्किमिडीज प्रिंसिपल में किसी एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु में डुबोते हैं तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो किस प्रकार चेंजेज होता है। तो जी डैश वैल्यू आएगी जी 1 माइनस रो अपॉन सिग्मा। रो तो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड और सिग्मा क्या, डेंसिटी ऑफ वेट। तो K इक्वल टू G अपॉन G 1 माइनस 0.8 अपॉन 1.6। G से G कैंसिल हो गया और यहां से K की वैल्यू आ जाएगी 2, 1/2, 1 माइनस 1/2, 1/2 2 पर चला जाएगा और K की वैल्यू आ जाएगी 2। प्रावैद्युतांक डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो मान आएगा वो 2 आ जाएगा। इसके साथ दोस्तों अपना ये फर्स्ट चैप्टर के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो खत्म हुए। अब अपन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे गाउस का नियम और विद्युत फ्लक्स के बारे में और उसके एप्लीकेशन। ठीक है, थैंक यू सर।